नमस्कार दोस्तों, साइंस की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिल्कुल कंप्लीट साइंस। शुरुआत करेंगे अपन केमिस्ट्री से। इंडिया का चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप दे रहे हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कंप्लीट साइंस है, यानी कि किसी भी एक कोर्स को लेकर के नहीं बनाया गया है कि रेलवे के लिए, एसएससी के लिए या स्टेट के लिए कोई स्पेशल एग्जाम नहीं है। कंप्लीट साइंस कवर होगी। अगर कोई भी एग्जाम में साइंस पूछ रहा है तो इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक्स है। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में ही अपन स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर यानी कि द्रव्य। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक तो होता है मैटर और एक होता है, देखो, एक तो होता है द्रव्य, एक तो क्या होता है दोस्तों, द्रव्य, और एक क्या होता है दोस्तों, द्रव। इन दोनों में फर्क नहीं पता पहली बात तो लोगों को। दोस्तों द्रव्य का मतलब होता है मैटर। द्रव्य का मतलब क्या होता है, मैटर, और द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा इंग्लिश मतलब दोनों का अलग अलग है, लेकिन द्रव्य का बोले तो मैटर और द्रव बोले तो लिक्विड। कई बार द्रव्य को द्रव बोल दिया जाता है आपके द्वारा, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो अपन बात करेंगे किसकी, द्रव्य की। द्रव्य यानी कि मैटर, जिसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों, दो पार्ट है। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, एक एक को दोस्तों स्टेप टू स्टेप आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल यानी कि भौतिक अवस्था, जो है ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठोस, द्रव और गैस के अलावा दो स्टेट और होती है, जिसको एक तो बोलते हैं प्लाज्मा और एक को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसकी बात भी अपन आगे करेंगे। तो एक तो कौन सी होगी दोस्तों, एक तो होगी प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक कौन सी होगी दोस्तों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात की कि केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। एक तो है प्योर मैटर और एक होता है मिक्सचर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, तत्व और दूसरा कौन सा, यौगिक। फिर तत्वों को और तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और कंपाउंड जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे मिक्सचर को दो पार्ट में किया गया है, समांगी और विषमांगी, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। चलो एक एक की बात करते हैं स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले भौतिक चीजें क्या होती है दोस्तों, जो आपको विजुअलाइज हो रही है, जो आपको सामने नजर आ रही है, उसको बोलते हैं अपन भौतिक अवस्था। जैसे कि मेरे आंख पे चश्मा लगा हुआ है, एक मेरी भौतिक अवस्था है, ठीक है। मेरे हाथ में मैंने घड़ी पहन रखी है, ये एक फिजिकल स्टेट है, ठीक है। दूसरी बात, चश्मा किसका बना हुआ है, ग्लास जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, वो है उसकी कौन सी स्टेट, केमिकल स्टेट, ठीक है। पानी पी रहे हो, पानी दिख रहा है, वो लिक्विड है, तो वो उसकी फिजिकल स्टेट है। और पानी जो है उसका फॉर्मूला H2O होता है, तो वो उसकी केमिकल स्टेट है। पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, कुछ चीजें हो सकता है आपको बहुत पहले से आती हो, लेकिन कंप्लीट कोर्स है, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक का। तो अब बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस की। स्टेप टू स्टेप बात करेंगे, वन बाय वन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की। अब ये ठोस अवस्था क्या होती है दोस्तों, एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है और एक गैस अवस्था होती है। तो ठोस में क्या होता है दोस्तों, जो तत्व के जो द्रव्य के परमाणु है, परमाणु बोल सकते हो या फिर आप अणु बोल सकते हो, ठीक है, या फिर कण भी तो आप कह सकते हो। ये कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, इनके बीच में दूरी जो है ना वो बहुत कम होती है। ये पहली पहचान हो गई सॉलिड स्टेट की, यानी कि ठोस अवस्था की। अब जब ये अणु, परमाणु या फिर कण बिल्कुल चिपके हुए होंगे,
तो इनका दोस्तों एक तो क्या होगा, आयतन निश्चित होगा। आयतन यानी कि वॉल्यूम कैसा होगा, निश्चित होगा, यानी कि फिक्स होगा, निश्चित होगा। दूसरा, इनका आकार जो है ना वो भी कैसा होगा दोस्तों, आकार भी निश्चित होगा। ठीक है। तीसरी बात करते हैं, क्या इनकी अवस्था बदली जा सकती है? तो दोस्तों सभी ठोसों की अवस्था नहीं बदली जा सकती है। कुछ ठोस ऐसे हैं जो हमेशा ठोस अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि एग्जाम्पल लेते हैं आयतन निश्चित कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ठोस घन है, सॉलिड क्यूब है। क्यूब जानते हो, डाइस जो अपन खेलते हैं, डाइस समझ लो। वो सॉलिड है तो उसका आयतन निश्चित है, वो जितना स्पेस कवर कर रखा है उतना ही स्पेस कवर करेगा, उस स्पेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको यहां से उसको वहां रख देते हो तब भी उसका स्पेस जो है ना वो उतना ही कवर करेगा। आकार भी आप जानते हो निश्चित होता है। ये बात करें ठोस की सबसे पहले। फिर बात करते हैं अपन किसकी, द्रव की। मैंने पहले कहा था दोस्तों, द्रव को कभी भी द्रव्य मत बोलना और द्रव्य को कभी भी द्रव मत बोलना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करते हैं द्रव की। तो द्रव क्या होता है दोस्तों, जिसके कण ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं या गैस की अपेक्षा नजदीक होते हैं। तीनों को मैं अभी एक साथ ही बता दूंगा आपको। तो द्रव के जो कण होते हैं, जिसको अपन लिक्विड बोलते हैं, ठोस की अपेक्षा या ठोसों की अपेक्षा थोड़े कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये पहली पहचान है द्रव की। दूसरी बात, इनका जो है ना आकार, दोस्तों आप बताओ कि इनका आकार निश्चित होता है क्या? इनका आकार होता है अनिश्चित। इनका आकार अनिश्चित होता है। कैसे होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। हो सकता है आपको शुरुआत में ये सब, मुझे पता है दोस्तों कि ये सब कुछ आपको पता है, आपको आता है, 8th 9th 10th में सबने ये चीजें पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी रिपीट करूंगा क्योंकि कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस चलेंगे तो आपको हर चीज आनी चाहिए। आप इसकी स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हो वीडियो की को, या फिर स्किप कर सकते हो। कोई ये नहीं कि वीडियो को स्किप मत करना, कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पूरा है। अब जैसे मान लो आपके पास कोई वाटर है, वाटर को आप अगर ग्लास में रखते हो तो वो ग्लास की शेप में ले लेगा, मतलब उसका आयतन उतना हो जाएगा। लेकिन क्या आप उसको बोतल में डाल दोगे तो क्या दोस्तों उसका आयतन उतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? मैंने तो क्या कहा, अनिश्चित। दोस्तों कभी भी द्रव का आयतन अनिश्चित नहीं होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसे होता है बताता हूं। यही तो बोल रहा था मैं आपको कि आपने सब कुछ पढ़ तो रखा है लेकिन फिर भी गलतियां करोगे आप। मैंने कह दिया अनिश्चित तो आपने भी उसको मान लिया होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि मैंने पढ़ रखा है, मुझे आता है। जबकि दोस्तों बहुत चीजें अपन को आती है लेकिन फिर भी गलती करते हैं। आकार कैसा होता है? निश्चित। अब 1 लीटर की बोतल में पानी भरा हुआ है, अगर आप उस 1 लीटर की बोतल से पानी को निकाल करके अगर बाल्टी में डाल देते हो दोस्तों, क्या वो पानी 2 लीटर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना, वो तो 1 लीटर ही रहेगा। यानी कि उसका आयतन उतना ही है जितना पहले था। तो आयतन कैसा होता है उसका? निश्चित। आयतन कैसा होता है उसका? निश्चित। लेकिन उसके अगर अपन आकार की बात करें, किसकी बात करें? आकार की। तो आकार कैसा होता है दोस्तों? अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है दोस्तों? अनिश्चित। यानी कि अगर गिलास में पानी है तो गिलास की शेप का है, कटोरी के अंदर पानी है तो वो कटोरी की शेप का है, और अगर बाल्टी में पानी है तो वो बाल्टी की शेप का है। उसकी शेप क्या हो रही है? कंटिन्यू चेंज हो रही है। जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसी शेप का वो बने जा रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि द्रवों का जो आकार है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आगे बात करते हैं तीसरी अवस्था की, जिसको अपन क्या बोला करते हैं दोस्तों? गैस बोलते हैं। गैस का दोस्तों आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये कैसे होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। एक गुब्बारे के अंदर आपने गैस भरी है तो वो गुब्बारे के आकार की हो जाएगी, उसका आयतन भी गुब्बारा जितना फूला है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर वही गैस आपने गुब्बारा फोड़ दिया तो वो वायुमंडल में फैल जाएगी, उसका
आयतन बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसका आकार तो आप जानते हो अलग ही हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, दो अवस्थाएं और है जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तो है प्लाज्मा और दूसरी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, चौथी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा और पांचवी अवस्था को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये दोनों अवस्थाएं जो है स्पेशल कंडीशंस के अंदर बनाई गई है, ये नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है, यानी कि इन्हें बनाने के लिए एक स्पेशल, एक विशेष वातावरण चाहिए, विशेष एनवायरनमेंट चाहिए, तभी आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मिल पाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था कैसे बनती है। दोस्तों प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा क्या है दोस्तों, एक आयोनिक गैस है। आयोनिक क्या है, गैस है, जो बहुत अधिक तापमान के ऊपर आपको मिलेगी। और जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है दोस्तों, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में जब हम किसी पदार्थ को बहुत कम परम शून्य ताप पर ठंडा करते हैं, या मैं कहूं कि परम शून्य ताप से भी ज्यादा ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाती है दोस्तों, वो बन जाती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कि -273.15 से भी अधिक ठंडा कर दे, इतना ठंडा कर दे किसी चीज को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है दोस्तों, इसमें अपन को प्राप्त होते हैं सुपर एटम। क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों, सुपर एटम। यानी कि जो परमाणु होते हैं ना, वो एक प्रकार से जम जाएंगे, यानी कि कलेक्ट हो जाएंगे एक जगह, और वो कौन सी स्टेज कहलाएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूं, मैटर यानी कि द्रव्य को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला पार्ट कौन सा था, फिजिकल, दूसरा पार्ट कौन सा था, केमिकल। फिजिकल पार्ट में मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल पार्ट की अगर बात करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले कौन से हैं, प्योर, और दूसरे कौन से हैं, मिक्सचर। प्योर में दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। अब एलिमेंट यानी कि तत्व तीन पार्ट के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। मिक्सचर को फिर दो पार्ट में, कंपाउंड को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद में मिक्सचर, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं तत्व की। शुद्ध पदार्थ जो है ना, उसमें सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं अपन, शुद्ध पदार्थ की। ऐसे पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर कंपाउंड कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ यानी कि ध्यान से देखना, किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा हम उसे और किसी मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको कहूं चांदी, जिसका सिंबल होता है Ag, क्या आप चांदी से किसी भी प्रकार से सोना बना सकते हो क्या? उसको ठोक पीट कर, गर्म करके या ठंडा करके किसी भी प्रकार से क्या आप उस चांदी को सोना बना सकते हो क्या? अगर बना सकते हो तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, किसकी, शुद्ध पदार्थ की। और अगर आपने बना लिया तो फिर वो चांदी क्या नहीं थी, वो शुद्ध चांदी नहीं थी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चांदी को सोने में बनाया जा सके, लेकिन अगर किसी तत्व को या किसी भी पदार्थ को अपन किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे प्रकार के पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो पहला पदार्थ था वो क्या नहीं था, वो शुद्ध नहीं होगा, तब वो दूसरे में कन्वर्ट हो गया होगा। और बात करें किसकी, जैसे सोना, चांदी, लोहा, जल। शर्करा में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं, परंतु इन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपने पास भाई, जैसे कि मैं आपको बताऊं, शुद्ध पदार्थों के प्रकार। मैंने कहा शुद्ध पदार्थों के प्रकार, तीन प्रकार बताए मैंने आपको, कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले मेटल्स यानी कि धातुएं। बहुत सारे एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने दोस्तों, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर। ठीक है, कलर भी आपको मैंने दिखा रखा है ताकि आपको एग्जाम में कम से कम ये याद रहे कि सोना जो है ना वो चमकीला पीला होता है, जबकि तांबा जो है ना ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। चांदी जो है ना
वो सफेद चमकीली होती है, लोहा भी सफेद चमकीला होता है, और सोडियम जो है वो सफेद रंग का होता है, पोटेशियम जो है ब्लैक कलर का होता है। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सोने और तांबे का रंग होता है, चांदी का रंग लोग अक्सर सफेद बोल देते हैं जबकि होता है चमकीला सफेद। ठीक है, तो सीधा शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से? तत्व और यौगिक। ये उल्टा कैसे हो गया पहले वाला? शुद्ध पदार्थ के प्रकार। दोस्तों बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है तत्व, फिर होता है यौगिक, और तत्व को फर्दर फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया। मैंने आपको बताया सॉलिड, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। फिर मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक। अब बात करते हैं तत्व की। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों से बने हुए द्रव्य जिन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रम से अपन अलग नहीं कर सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उसको अपन तत्व कहते हैं। और तत्व को आप बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट वो होते हैं जिसके कण, जो मॉलिक्यूल है, वो एक ही प्रकार के होते हैं और उन्हें किसी भी फिजिकल अथवा केमिकल प्रोसेस से अपन अलग नहीं कर सकते हैं। पहले जो मैंने बताया सेम वाई डेफिनेशन है। क्या आप चांदी को सोना बना सकते हो? क्या किसी भी कंडीशन में आप चांदी को सोना नहीं बना सकते हो। तो ये क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। अब इसके बारे में कुछ और तीन चार पॉइंट है जो मैंने अलग से लिख रखे हैं। इनके अवयवी कण जो है परमाणु हो सकते हैं या फिर अणु हो सकते हैं। परमाणु हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं। परमाणु एक प्रकार से ये समझो दोस्तों कि परमाणु सिंगल होता है, अणु डबल या ट्रिपल या एक ही प्रकार के कणों परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चांदी, सोना, ये सब क्या है? एलिमेंट के एग्जांपल है। हाइड्रोजन को अगर मैंने H लिखा है दोस्तों तो ये तत्व है, और H2 लिखा है ना दोस्तों तो ये मॉलिक्यूल यानी कि ये अणु है। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से कैसे होते हैं? अलग। भाई जैसे हाइड्रोजन के परमाणु है तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु कैसे होंगे दोस्तों? एक जैसे होंगे, जबकि ऑक्सीजन के परमाणु एक जैसे होंगे। हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से बिल्कुल क्या होंगे? अलग होंगे। और बात करते हैं, और छोटी सी बात आपको याद रखनी है, अब तक हमको कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं दोस्तों, जिनमें से 92 कैसे हैं दोस्तों? 92 है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। अब तत्वों को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और मेटलॉइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज जनरली क्या होती है दोस्तों? ठीक है, तो मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसकी बात करते हैं। अगर अपन दोस्तों मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें अगर दोस्तों मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है उनमें प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करें अगर अपन, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो धातुएं जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है? आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय।
ठीक है, धातुएं आघातवर्धनी होती है, अधातुएं नहीं होती है। ठीक है, आपको लिखना है धातुएं कैसी होती है, आघातवर्धनीय, और अधातुएं कैसी होती है, आघातवर्धनीय नहीं होती है। अब ये आघातवर्धनीय क्या होता है, इनको चोट मारने पर दोस्तों इनकी पतली शीट बन जाती है, ये लंबी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आघातवर्धनीय। सभी धातुओं को अपन क्या बना सकते हैं, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल एक धातु को छोड़ करके, और वो एक धातु कौन सी है दोस्तों, वो है Hg, इसका अपवाद है। तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मरकरी यानी कि Hg। ठीक है, दूसरा, सभी धातुएं जो है ना, उनमें कौन सा गुण पाया जाता है दोस्तों, तन्यता का गुण पाया जाता है। Hg भी है, आप यहां पर सोडियम भी लिख सकते हो, पोटेशियम भी लिख सकते हो, इनको ये कुछ अपवाद है दोस्तों। तन्यता यानी कि इनको खींच करके एक लंबे वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये गुण क्या कहलाता है, तन्यता। ठीक है, इनमें ध्वनिक गुण पाया जाता है। ध्वनिक जानते हो, ध्वनिक यानी कि सोनोरस, यानी कि इनको पीटने पर दोस्तों क्या होता है, ध्वनि की आवाज आती है, टन का साउंड सुनाई देता है। अधातुओं में ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। धातुएं जनरली कैसी होती है, ठोस होती है, इनके अपवाद भी है दोस्तों, जैसे कि अब मैं अगर आपको साथ में ही अपवाद बता दूं तो फिर थोड़ा अलग हो जाएगा, मैं ना अलग से लिखा हुआ बता दूंगा आपको, है ना। जैसे कि मैं बता देता हूं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठोस धातुएं कैसी होती है, ठोस, जबकि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ठोस नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, पारा, मरकरी। धातुएं जो है ना दोस्तों, उनमें चमकीली होती है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी धातु जो चमकीली नहीं होती है, सभी धातुएं कैसी होती है दोस्तों, चमकीली होती है। तीसरी अपवाद क्या हो सकता है इसके अंदर, एक अपवाद और है कि धातुएं जो है ना थोड़ी कम क्रियाशील होती है, परंतु जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, वो पानी के अंदर आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको कहां रखते हैं अपन, केरोसिन के अंदर रखते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, धातुएं जो होती है ना दोस्तों, उनमें, हाँ, अधातुओं की बात करते हैं। अधातुएं जो दोस्तों जो होती है वो कैसी होती है, कठोर नहीं होती है, वो द्रव या फिर गैस अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती है, लेकिन कार्बन का जो अपरूप ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। वो सब बातें हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट की, उपधातुओं की। यहां पे आप लोगों से गलती होती है। क्या गलती होती है, पहली गलती बताता हूं मैं आपको, कि आपको उपधातुओं के नाम ही पता नहीं होते हैं, याद ही नहीं होती कौन कौन सी उपधातुएं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं उपधातुएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों उपधातुएं जो है ना वो कौन कौन सी है, टेल्यूरियम यानी कि Te, कलर सही है, टेल्यूरियम यानी कि Te। दूसरा है दोस्तों कौन सा, पोलोनियम यानी कि Po। टेल्यूरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम। एक कौन सा है, आर्सेनिक, जर्मेनियम। उसके अलावा एक है आपके पास कौन सा, एंटीमनी। एंटीमनी, एंटीमनी में पूरा नाम लिखा हूं ना। इसके अलावा एक होता है आपके पास कौन सा, सिलिकॉन और बोरोन। सिलिकॉन और बोरोन। अब दिक्कत क्या होती है दोस्तों, आपको इनको याद करने में समस्या होती है। क्या होती है, याद करने में समस्या होती है। तो इनको याद कैसे करोगे दोस्तों, एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों, टेम्पो आज ऐसी बोगी है। टेम्पो आज एसी बोगी है, यानी कि टेम्पो के अंदर भी कौन सी बोगी है, आज एसी की बोगी लगी हुई है। तो टेम्पो में जो टे है उससे बन जाएगा टेल्यूरियम। टे से क्या बन जाएगा दोस्तों, टेल्यूरियम। पो से बन जाएगा पोलोनियम। आर से बन जाएगा आर्सेनिक। जे से बन जाएगा जर्मेनियम। एसी से बन जाएगा एंटीमनी। सी से बन जाएगा सिलिकॉन और बो से बन जाएगा बोरोन। 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट 7 मेटल्स होती है, उपधातुएं होती हैं। और ये जो उपधातुएं हैं
इनके नाम आपको 100% याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि इनमें से कौन सी उपधातु नहीं है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, टेम्पो आज एसी बोगी है, टेम्पो आज एसी बोगी है, टेलुरियम पोलोनियम, आर्सेनिक जर्मेनियम, बोरोन और आर्सेनिक और सिलिकॉन बोल तो दिया सब कुछ, टेलुरियम पोलोनियम, टे से टेलुरियम, पो से पोलोनियम, आज आ से आर्सेनिक, जैसे जर्मेनियम, एसी ए से एंटीमनी, सी से सिलिकॉन, बोगी और बो से बोरोन। तो पूरी 7 आपको मेटल्स के नाम आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। दूसरी बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो लेफ्ट पार्ट है उसको राइट पार्ट से अलग करती है कौन? लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग कौन करती है दोस्तों? उपधातुएं। एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये सभी मेटल्स पाई जाती हैं, और ये डिटेल से और अच्छे से अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आगे बात करें दोस्तों, अपन ने बात कर ली तत्व की। दूसरी बात करते हैं किसकी अपन दोस्तों? यौगिक की। अब यौगिक क्या होते हैं दोस्तों? यौगिक अलग अलग तत्वों के क्या होते हैं? एक से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। तत्व कैसे होंगे? अलग अलग। जैसे मैं बात करता हूं जल की, तो जल क्या होता है दोस्तों? अरे जल नहीं है यहां पे यार, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 का मिश्रण क्या कहलाता है? जल कहलाता है। यानी कि अगर आप H2 और O2 को मिला दोगे दोस्तों, देखो ये दोनों अलग अलग कण हैं, अलग अलग परमाणु हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं दोस्तों? ये बना रहे हैं जल। ठीक है, तो जल जो है ना वो 2 अलग अलग परमाणुओं के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। तो जल क्या हो गया? अपना एक यौगिक यानी कि एक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ऐसे ही आप ग्लूकोज बोल सकते हो, है ना, और क्या बोल सकते हो आप? जितने भी केमिकल फॉर्मूला है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कपड़े धोने का साबुन, सब कुछ क्या है दोस्तों? कंपाउंड में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों, एक तो ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। बताता हूं मैं आपको कंपाउंड को किस पार्ट में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक, और दूसरा कौन सा? इनऑर्गेनिक। चलो उसकी बात कर लेते हैं। अपन बात कर रहे थे किसकी? यौगिक की। तो दोस्तों यौगिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? पहला आपका कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक। इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, इसको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक। सिंपल सी कहानी है दोस्तों, जिस भी किसी यौगिक या फिर कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन रिप्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे चलकर अपन जब एसिड बेस पढ़ेंगे ना दोस्तों, तब भी सेम यही चीजें पढ़ेंगे कि वहां भी एक ऑर्गेनिक एसिड होंगे और दूसरे कौन से होंगे? इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो कौन सा यौगिक है? ऑर्गेनिक। एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH4 जिसको अपन मीथेन बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज C6H12O6 क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक है, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। मैं बात करूं वाटर की, H2O इनऑर्गेनिक है। ठीक है, मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जहां कार्बन दिख जाए वो ऑर्गेनिक है, जहां कार्बन नहीं दिखे वो कैसा है? इनऑर्गेनिक है। तो आगे अपन बात करते हैं मिश्रण की। दोस्तों मिश्रण यानी कि मिक्सचर। अब मिक्सचर की बात करें अपन, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। मिश्रण, ठीक है, 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में भौतिक संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रण। निश्चित अनुपात में, आप दोस्तों डेफिनेशन को थोड़ी सी चेंज करना, निश्चित और यहां से लिखना या अनिश्चित अनुपात।
या कैसा अनुपात दोस्तों, अनिश्चित अनुपात में भौतिक संयोजन क्या कहलाता है, मिश्रण। या फिर आप ये कह सकते हो दो या दो से अधिक पदार्थों का ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, इसको आप गायब कर सकते हो, है ना। इतना लिख लो, दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन क्या कहलाता है, मिश्रण। अब ये क्या बात हुई, आपने ये निश्चित और अनिश्चित क्यों कर दिया, या इसको हटवा क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि मिश्रण जो है ना वो दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, होमोजीनियस यानी कि समांगी, और एक कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी। अब होमोजीनियस की बात करें तो क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है दोस्तों। सिंपल से अगर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में मैं आपको डिफरेंस बताऊं दोस्तों, तो होमो और हेट्रो में डिफरेंस ये होता है कि वो छोड़ो, पहले अपन बेसिक से सीखते हैं। आपने दोस्तों बीकाजी मिक्सचर नमकीन खाई होगी, सब लोगों ने, सबने खाई है। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी आप लोगों ने पी होगी। दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है बताओ। एक और चीज पूछता हूं मैं आपको, आप मिक्सचर की नमकीन को एक बार इधर से उठा के खाओ, एक बार इधर से उठा के खाओ, एक बार इधर से उठा के खाओ, आपको हो सकता है तीनों जगह से अलग अलग स्वाद मिले, अलग अलग टेस्ट मिले। लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से चाहे कोल्ड ड्रिंक ऊपर से निकाल के पियो, चाहे बीच में से छेद करके निकाल के पियो, चाहे नीचे से छेद करके निकाल के पियो, सभी जगह आपको टेस्ट कैसा मिलेगा, सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जो नमकीन है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या है, अनुपात है। कहीं पर मूंगफली ज्यादा है, तो कहीं पर काजू ज्यादा है, तो कहीं पर किशमिश ज्यादा है, कहीं पर नमकीन ज्यादा है। तो आपको हो सकता है कि अलग अलग स्थान से कैसा टेस्ट आए, अलग अलग स्वाद आए। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें सभी जगह पर उसका अनुपात कैसा है दोस्तों, निश्चित है। सभी स्थानों पर आपको एक ही टेस्ट मिलेगा। तो जहां पे आपको एक निश्चित अनुपात हो, ठीक है, या पूरे कंपाउंड में, पूरे मिश्रण में सभी स्थानों पर एक जैसा अनुपात हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण। और अलग अलग मिश्रण, अलग अलग क्या हो उसका अनुपात हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस। मेरे ख्याल से नमकीन और कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल से आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियमों की। दोस्तों रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है साइंस की कंटिन्यू क्लास चल रही है फॉर ऑल एग्जाम्स। सभी एग्जाम्स के लिए साइंस पढ़ेंगे, जिसमें अपन अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियमों की, ठीक है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, लगभग सभी एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये 6 नियम आपने पढ़ी है तो ये मान लो एक में से तो क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर संगठन या फिर स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गे-लुसेक का नियम, और फिर है अवोगाद्रो की परिकल्पना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसकी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों ये कहता है कि द्रव्यमान जो है वो स्थिर होता है, उसको या तो ना तो आप बना सकते हो, ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हो, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटल मास जो है ना, कुल द्रव्यमान, वो स्थिर होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात करूं, अपन बात करते हैं जल की। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, जल बनाती है, H2O, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि इधर जो रिएक्टेंट है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन का सिंबल होता है। अभिक्रिया में जो भी अणु या फिर परमाणु या फिर कण भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं उनको, अभिकारक। और जो हमें उत्पाद में प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। यानी कि नियम ये कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए,
ये कौन सा नियम कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो अगर कहानी देखी जाए तो यहां ये होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 गुणा 2 बराबर 2 हो गया। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 होता है, सॉरी 16 होता है, तो 16 गुणा 2 कितना हो गया? 32 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 32 और 2 कितना हो गया? 34। ठीक है, तो कुल कितना हो गया इनका? 34 हो गया। ये अभिकारकों का द्रव्यमान है। उत्पाद का द्रव्यमान की बात करते हो, H2 का 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 गुणा 16, तो 16 और 2 कितना हो गया इधर? 18। इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि अभिकारकों का द्रव्यमान 34 आ रहा है, जबकि उत्पादों का द्रव्यमान 18 आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं, यानी कहीं ना कहीं चूक है। और ये चूक क्या कहलाती है दोस्तों? ये मिस्टेक क्या कहलाती है? ये मिस्टेक कहलाती है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है या जो रासायनिक समीकरण है, ये संतुलित नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं है। अब इसी के संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करते हैं अपन दोस्तों। इसी समीकरण की बात करते हैं। अगर इसी H2O को अपन ऐसे लिखें, 2H2 प्लस O2 क्या बनाता है? 2H2O। देखो आपको यहां पर ऊपर एक बात समझ में आ रही होगी, इधर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यानी कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है इसमें, लेकिन ऑक्सीजन के 2 अणु हैं इधर, और इधर ऑक्सीजन का केवल एक ही अणु है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। होना क्या चाहिए इस नियम के अनुसार? जितने ऑक्सीजन के अणु इधर होने चाहिए उतने ही इधर भी होने चाहिए। तो इसको अपन ने बैलेंस किया और 2H2 प्लस O2 करके अपन ने क्या बना दिया? इसको 2H2O बना दिया। दोस्तों अब क्या करते हैं? अब चेक करते हैं इसका कुल द्रव्यमान हाइड्रोजन का। अभी हाइड्रोजन के अणु हो गए 2 दूनी 4, तो 1 गुणा 4, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, लगभग 1 होता है, तो कुल हो गया इसका तो 4। ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुणा 2 32, तो 4 प्लस 32 कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। उत्पाद की बात करते हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 गुणा 4 प्लस 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 नहीं है दोस्तों, कितनी है? 2, तो 2 गुणा ऑक्सीजन 16, तो 16 गुणा 2, इधर से आया आपके पास 4, इधर से आपके आया 32, कुल मिला के आपके पास कितना हो गया? 36। ये दोनों कैसे हो गए दोस्तों? बराबर हो गए, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जा रहा है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ लेता है आपसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित होना क्यों आवश्यक है, या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, और इस नियम को फॉलो करवाने के लिए हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित या फिर बैलेंस करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल बात करते हैं। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O बन रहा है। एक कार्बन का द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस 1 × 4 16 हो गया CH4 का द्रव्यमान। ऐसे ही O2 है, तो 1 O का होता है 16 चौके 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80। उत्पाद की बात करते हैं CO2, एक C का होता है 12 प्लस 16 कितना हो गया? 16 32 प्लस 12 44, और H2O का होता है 18 दूनी 36, 80 हो गया। ये द्रव्यमान इस द्रव्यमान के क्या हो गया? बराबर, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। स्थिर संगठन या फिर स्थिर अनुपात का नियम। दोस्तों इन नाम के अंदर ही आपको डेफिनेशन और इनका डिटेल मिल जाएगी। स्थिर संगठन या फिर स्थिर अनुपात का नियम। नियम ये कहता है दोस्तों कि किसी यौगिक में जो कुल परमाणु द्रव्यमान है या उसके जो परमाणुओं का द्रव्यमान है वो कैसा होता है? वो एक निश्चित अनुपात के अंदर होता है, चाहे उसको अपन कहीं से भी उठा लें। तो नियम ये कहता है किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने में, प्योर कंपाउंड में जो
तत्वों का अनुपात होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, चाहे आप उसको कहीं से भी उठा लें। जैसे कि बात करें पानी यानी कि जल। अब जल को आप चाहे तो नाले में से उठा के लाओ, चाहे नदी का पानी हो, चाहे नलकूप का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, सभी पानी का अनुपात जो है ना, उसमें जो जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, इसके द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 ही होगा। एक्चुअल में जल कैसे बनता है, H2O, 2H2 + O2 से बनता है दोस्तों। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 तो इधर 4 हो गया, इधर 16 दूनी 32 हो गया। इसका अनुपात निकालो तो 1 कितना आ जाएगा, 8। तो ये अनुपात निश्चित होगा, चाहे आप इसको कहीं से भी उठा लो। ठीक है, ये कौन सा नियम कहलाता है, स्थिर संगठन या फिर स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी। अगला नियम है आपके पास दोस्तों गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम है दोस्तों, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम यह कहता है दोस्तों कि जब एक से ज्यादा तत्व आपस में सहयोग करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात के अंदर होता है। जैसे कि बात करें अपन किसकी, इसी की बात कर लेते हैं ना, या मैं और कोई एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे इसमें ना ध्यान रखना दोस्तों, स्थिर अनुपात के नियम में ये एग्जांपल नहीं आएंगे, जो मैंने लिखा है ना ऊपर आपके पास ऐसा एग्जांपल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, गुणित अनुपात के नियम की। जैसे कि मैं बात करता हूं दोस्तों CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन कितना होता है दोस्तों, 16। 4 × 12, 4 × 4 16, 3:4 आ गया। CO2 कार्बन का कितना होता है दोस्तों, 12, ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, 16 दूनी 32, 4 से गया 3 बार, 4 से गया कितनी बार, 8 बार। ये एक सरल अनुपात है अपने आप में, ये भी एक अपने आप में क्या है दोस्तों, सरल अनुपात है। तो ये किसका नियम है, गुणित अनुपात का नियम। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इनको पढ़ना नहीं है डिटेल से, बस सिंपल आपको पता होना चाहिए ये नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं किसकी, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों, वैसे कि आपके एग्जाम्स में जनरली ये पूछा नहीं जाता है, 12th क्लास का 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि नियम क्या कहता है। ये नियम क्या कहता है दोस्तों, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करके अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं तो उनका अनुपात या तो निश्चित होगा या फिर सरल अनुपात होगा या फिर उनका गुणज होगा। ये क्या, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो गुरुजी, एग्जांपल लेके चलो। मान लो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक ट्राइंगल के बेस पे अगर इसको आपको समझाऊं, ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। अब ध्यान देना दोस्तों, हाइड्रोजन जब कार्बन से संयोग करता है तो बनाता है CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। जब ऑक्सीजन कार्बन से संयोग करता है तो बनाता है CO2, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो बनाता है H2O। ठीक है, दो तत्व तीसरे तत्व से संयोग कर रहे हैं, ये बना रहा है CH4, ये बना रहा है CO2। इनका अनुपात देखो दोस्तों, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 4, तो 3:1 इसका सरल अनुपात हो गया। कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 32, तो 4:8 इसका निश्चित अनुपात हो गया। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 2 अनुपात प्लस क्यों कर दिया मैंने, यहाँ पे अनुपात आएगा यहाँ पे 12 क्या था यहाँ पे, CO2 32, 2:16, 1:8। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात, इधर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, ध्यान दो सब अपने आप में क्या है, सरल अनुपात के अंदर है। कोई भी स्पेशल अपॉन में, फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, और आपको भी ज्यादा गणित नहीं लगानी है, सिंपल सा ही पढ़ना है बस।
ठीक है, कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है ना वो तीन तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपके पास गेल-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। ये नियम क्या कहता है दोस्तों? ये नियम ये कहता है कि अगर ताप और दाब कैसे हो दोस्तों? समान हो। नियम ये कहता है कि अगर ताप और दाब समान हो, ताप और दाब कैसे हो? समान हो, तो गैसें सदैव सरल अनुपात में, कौन से अनुपात में? सरल अनुपात में क्रिया करती है। बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना है और ज्यादा डीप में कुछ भी नहीं जाना है। जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूं, जब जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां सब पढ़ाऊंगा दोस्तों। जिसको जहां कौन कहां कितना डीप में लेकर के जाना है वो मेरी टेंशन है, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलते हैं आगे। अवोगाद्रो की परिकल्पना। आओ आपको समझाते हैं अवोगाद्रो की परिकल्पना। दोस्तों केमिस्ट्री के रीढ़ की हड्डी है जो क्वांट केमिस्ट्री है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे आप लोग, उसके लिए तो अवोगाद्रो की परिकल्पना पढ़ना बहुत जरूरी है। अवोगाद्रो क्या कहते थे दोस्तों? कुछ नहीं कहते थे, इन्होंने एक नंबर निकाल दिया और ये कह दिया कि भैया ये फिक्स है। जैसे मैं अगर सिंपल आपको समझाऊं इसी चीज को अदर चीज से कंपेयर करवा करके, तो दोस्तों बात करें कि मान लो 1 किलोग्राम की बात करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम में हमेशा 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो दोस्तों वो 1 किलोग्राम चाहे तो पेन हो, 1 किलोग्राम चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे और कुछ हो, उस 1 किलोग्राम में आप ये कहोगे कि 1000 ग्राम ही होंगे, ना ज्यादा होंगे ना ही कम होंगे। तो अवोगाद्रो जी ने भी ऐसी एक परिकल्पना दी जिसकी बात करता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। दोस्तों अगली है अवोगाद्रो की परिकल्पना, जो कि दोस्तों पिछले में क्या था? गेल-लुसाक का नियम था। इसमें क्या था कि गैसें जो है ना वो सदैव सरल अनुपात के अंदर क्रिया करती हैं। और जो अवोगाद्रो की परिकल्पना है वो ये कहती है दोस्तों कि समान ताप और दाब पर समान दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या, किसकी संख्या दोस्तों? अणुओं की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है। तो यानी कि अगर क्या समान है दोस्तों? अगर ताप और दाब समान है तो गैस की जो समान आयतन है, यानी कि 1 लीटर, अगर मैं बात करूं 1 लीटर H2 है, 1 लीटर O2 है, तो अगर इसका ताप और दाब इसके ताप और दाब के समान होगा तो जितने अणु इसमें होंगे उतने ही अणु इसके अंदर भी होंगे। ये कौन कहता है दोस्तों? ये कहता है अवोगाद्रो की परिकल्पना। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ परमाणु सिद्धांत, जहां से परमाणु के बारे में अपन को समझ में आएगा परमाणु क्या होता है, कैसे इसकी खोज हुई थी, क्या परमाणु के अवयवी कण होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन साहब के परमाणु सिद्धांत की। डाल्टन साहब ने अपने परमाणु के सिद्धांत में क्या कहा था कि द्रव्य जो है वो बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने क्या कहा कि कोई भी मैटर यानी कि द्रव्य जो है वो किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और इन कणों को अपन विभाजित यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनके गुण क्या होते हैं दोस्तों? पहला गुण है एक ही तत्व के परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाते हैं, जो मैंने पढ़ा रखा है पहले आपको। परमाणुओं को किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये भी आपको मेरे ख्याल से सबको पता होगा। अब डाल्टन के परमाणु नियम की कुछ कमियां थी। कमी नंबर 1 क्या कहती है? परमाणु अविभाज्य नहीं हो सकता। डाल्टन ने क्या कहा था? पहले ही पॉइंट में कहा था कि
कि परमाणु जो है वो कैसा होता है, वो होता है अविभाज्य, यानी कि उसको फर्दर और किसी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक है। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने और डिस्कवरीज करी तो उन्होंने बताया परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर नाभिक भी होता है, कक्ष भी होते हैं, यानी कि परमाणु स्वयं एक तो नहीं है भाई, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि परमाणु एक है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, मतलब कि ये अविभाज्य नहीं है। समस्थानिक की उपस्थिति का पता लगा तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, कि एक ही तत्व के परमाणु कैसे होते हैं, समान होते हैं, अलग अलग के कैसे होते हैं, अलग अलग। दोनों ही बातें उल्टी पड़ गई कब, जब समस्थानिक यानी कि आइसोटोप और समबारिक यानी कि आइसोबार की खोज हो गई। जब समस्थानिक की खोज हुई तो पता चला कि एक ही तत्व के अलग अलग द्रव्यमान हो सकते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों? समस्थानिक एक ही परमाणु के अलग अलग तत्व होते हैं जो जिनका परमाणु भार यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होता है, परंतु परमाणु भार, उल्टा बोल रहा हूं मैं, समस्थानिक ना आइसोटोप, जिनके परमाणु भार तो कैसे होते हैं, अलग अलग, परंतु परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। डिटेल से आगे और पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़े हैं पूरे, तो घबराओ मत दोस्तों, कंप्लीट साइंस पढ़ेंगे, लेकिन जिसकी जहां जरूरत है वहां उतना ही बता पाऊंगा। 1H1 हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, बोलते हैं प्रोटियम। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्राइटियम। तीनों का ही परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान तीनों क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। यानी कि उन्होंने तो कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु कैसे होते हैं, समान, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, अलग अलग। और समभारिक जब पता चले तो ये पता चला कि अलग अलग परमाणुओं के भार भी कैसे होते हैं, समान। तो दोनों ही पॉइंट क्या हो गए उनके, गलत हो गए। और इन्होंने अब इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला कि परमाणु और अणु के बीच में कोई अंतर ही नहीं बता पाए ये। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो पढ़ा रहा हूं, जो मोस्ट बता रहा हूं, वो तो स्पेशली पढ़ना है। परमाणु कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। इसका द्रव्यमान नॉर्मल मेथड से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट। इसे किसी अन्य परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि किसी और परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो उसके सापेक्ष इसको अपन इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि जब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो किस किस के सापेक्ष में ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन के मानक संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मतलब हाइड्रोजन को अपन क्या मान ले, एक पॉइंट मान ले। इसको आप ऐसे समझो दोस्तों, हाइड्रोजन भी छोड़ो आप एक बार, आप समझो कि चीज ये कहना क्या चाहती है। ये पॉइंट क्या कह रहा है आपको, कि इसे किसी अन्य परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। मैं अगर सिंप्लिसिटी की बात करूं दोस्तों, जब बहुत पहले ये किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम ये कुछ भी डिस्कवर नहीं हुए होंगे, तब भी तो लोग चीजों को एक्सचेंज करते थे, तब भी तो मापतोल होती थी। तब कैसे होती होगी दोस्तों, तब ऐसे होती होगी, मैं बता रहा हूं कि ऐसे हो सकता था कि तू मुझे 5 किलो गेहूं दे, मैं तुझे 5 किलो चावल देता हूं। तू मुझे 5 किलो खीरा दे, मैं तुझे 5 किलो ककड़ी देता हूं। लेकिन उसमें एक सिचुएशन ये बनने लगी कि यार जहां पर गेहूं ज्यादा हो रहे हैं और चावल कम हो रहे हैं, तो फिर एक चीज को तो ज्यादा मिलना चाहिए ना। लोगों में जो समझ बढ़ी तब ये समस्या आने लगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मान लो एक पत्थर ले लिया, क्या ले लिया, या मान लो उन्होंने पत्थर ही मान लो, एक इस साइज का पत्थर ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, ये है 1 जी है, या कुछ भी यूनिट दी हुई उन्होंने, मान लो ग्राम बोल दिया उसको, है ना। फिर उन्होंने बोला ऐसे ही जो दूसरा पत्थर है वो भी 1 जी का है, या जी है मतलब समझ में नहीं। मान लो ये एक पिंकी है, ये क्या है, एक पिंकी है, ये क्या है, एक पिंकी है।
ये भी एक क्या है, पिंकी है। ठीक है, और बात करें, आ रहा हूं भैया, थैंक यू चाहिए आप, ये भी एक पिंकी है। अब मुझे आप बताओ, ये एक एक पिंकी हो गई, क्या हो गई, एक एक पिंकी हो गई। लेकिन जब मुझे बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज करना हो तो बहुत सारी पिंकी चाहिए होगी ना। तो मान लो कि एक बड़ी है, इसका नाम है सुमन, बुरा मत मानना, सुमन और पिंकी दोनों ही है ना। तो एक पिंकी एक सुमन के बराबर तो नहीं हो सकती, इसके लिए बहुत सारी पिंकी को इकट्ठा करना पड़ेगा जो किसके बराबर हो, एक बड़ी सुमन के बराबर हो। तो मान लो 10 पिंकी थी, 10 कौन थी, पिंकी थी, वो बराबर थी एक सुमन के। किसके बराबर थी, एक सुमन के। तो कहानी क्या समझ में आई कि 10 पिंकी किसके बराबर है, एक सुमन के बराबर है। ऐसे ही मान लो, और एक बड़ी कोई और नाम आ गया, मान लो कोई एक मुन्नी आ गई, मान लो एक बहुत बड़ी ये है, मान लो ये मुन्नी है, ये 10 सुमन के बराबर है। तो 10 सुमन बराबर क्या हो गया, एक मुन्नी। 10 सुमन बराबर क्या हो गया, एक मुन्नी। तो इस प्रकार से यूनिट्स बनना स्टार्ट हुई, मेजरमेंट स्टार्ट हुई, मापतोल स्टार्ट हुई। फिर और बड़ी चीजों को तोलना चालू किया, तो बोले यार 10 पिंकी थोड़ी इकट्ठी करेंगे अपन, एक सुमन ले लो, बराबर कर लो, किसके, वो एक मुन्नी के बराबर हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से यूनिट्स का मेजरमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हाइड्रोजन की मानक संदर्भ में परमाणु द्रव्यमान। यानी कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पिंकी और सुमन का एग्जाम्पल लेकर के बताया और मुन्नी का एग्जाम्पल लेकर के बताया, तो वहाँ आपको ये बात समझ में आ गई थी कि पिंकी, मुन्नी और सुमन अगर इनको अपन यूनिट्स ले लें, जैसे कि अपन ग्राम्स को यूनिट्स ले लें, तो फिर क्या होता है कि एक बड़ी यूनिट के लिए एक अपन ने स्टैंडर्ड ले लिया था वहाँ पे पिंकी, मतलब वहाँ जो पिंकी था ना वो एक स्टैंडर्ड यूनिट थी कि इसके बेस पर और यूनिट डेवलप हो गई। ऐसे ही जब अपन परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो पहले एक बार तो हाइड्रोजन को ले लिया, ऑक्सीजन को भी लिया गया, कार्बन को भी लिया गया। तो अगर हाइड्रोजन को मानक यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एटॉमिक मास ले लें तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अगर परमाणु को मानक मान लें तो अच्छा, पहली बात तो इसको स्टैंडर्ड क्यों माना गया, क्योंकि ये सबसे हल्का था, लाइटेस्ट वेट था इसका। उसके बाद में इसका परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में मानकर अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि अगर अपन ये कहें कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के 8 गुना के बराबर है या 16 गुना के बराबर है। ऐसे ही मान लो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के 12 गुना के बराबर है। तो यानी कि हाइड्रोजन जो है ना वो क्या हो गया, एक प्रकार से स्टैंडर्ड यूनिट हो गया और इसको इकाई यानी कि यूनिट मान करके अपन और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा था अपने पास ऑक्सीजन के संदर्भ में। हाइड्रोजन का तो आप जानते हो परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो उसको 1 को अपन ने स्टैंडर्ड मान करके मान लिया। लेकिन अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/12वें भाग को इकाई मानकर, मतलब अच्छा देखो सुनो, ये सब क्या है कि इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन बढ़ा दी लेकिन रिजल्ट सबका एक ही निकल करके आता है। क्या, ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12, ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान का कितना, 1/12, इसको अपन ने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इसको अपन ने मान लिया एक द्रव्यमान। तो इसको अच्छा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है वैसे दोस्तों, 12 होता है और 12 का 1/12 कितना हो गया, बनेगा तो 1 ही ना। यानी कि हाइड्रोजन का तो खुद का ही 1 था और ऑक्सीजन का 1 बना लिया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। और फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान मान ज्ञात कर लिए। लपड़ो वजन गलत बोल दियो मैं यार, मैं थोड़ी घूमला। दोस्तों ऑक्सीजन के संदर्भ में परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12, 1/12 नहीं आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 1/16, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और 16 का 1/16 निकाल लेंगे ना जब अपन, तो आएगा तो 1 ही ना।
यानी कि ओवरऑल एक तरीके से हाइड्रोजन के जैसे ही हमने ऑक्सीजन को भी क्या बना लिया, एक बना लिया। अब इसको एक बना लिया तो बाकी और तत्वों का अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एक और है कार्बन। क्या है ये, कार्बन वाला ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि कार्बन एक तो क्या है, लगभग सभी यौगिकों में पाया जाता है। तो कार्बन 12 को मानक मानकर कार्बन 12 के 1/12वें भाग को, कौन से भाग को, 1/12वें भाग को इकाई मान लिया गया। अब कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 12। इसका जब 1/12 करोगे तो ये बन जाएगा अपना 1 यूनिट। क्या बन जाएगा, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट के अनुसार अपन और तत्वों क्या निकाल लेंगे, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ द्रव्यमान के नियम। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान की। ठीक है, अपने परमाणु द्रव्यमान की बात कर ली। अच्छा, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको याद होने चाहिए, लेकिन कब, कैसे और किस प्रकार से आपको याद करने हैं वो भी बताऊंगा जब टॉपिक आएगा अपने पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिलहाल आपको कुछ तत्वों के द्रव्यमान याद रखने हैं, वो आपको बता दूंगा। आणविक द्रव्यमान वह संख्या होती है जिससे ये ज्ञात होता है कि उस पदार्थ के एक अणु कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी कि मान लो मैं बात करता हूँ हीलियम की, तो हीलियम का जो परमाणु है ना, हीलियम का मास, ऐसे समझो आप उसको कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ये कार्बन 12 के 1/12वें भाग से, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 और उसका भी कितना, 1/12, इससे कितना गुना भारी है, इससे कितना गुना भारी है कौन, हीलियम का एक परमाणु। उसको अपन ने क्या कहा, आणविक द्रव्यमान। जैसे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको लगभग 1 बोलना है, 1.0008 होता है, लेकिन आपको 1 बोलना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों 12 होता है, ऑक्सीजन का आपके पास 16 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का आपके पास 14 होता है, सल्फर का आपके पास 32 होता है। ठीक है, सोडियम का 23 होता है। तो इस प्रकार कुछ के तो आपको याद रख लेने, बाकी और अपन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, है ना, एक होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना, एक होता है सूत्र द्रव्यमान जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मूला मास, और एक आपको मिलेगा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट से पहले अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के बारे में। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान की। जैसे आपको मान लो NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सोडियम क्लोराइड का। मान लो आपको जल का निकालना है, H2O का। मान लो आपको निकालना है, और कोई एग्जाम्पल ले ले अगर अपन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है प्लस किसका, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का कितना होता है मित्रों, 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, तो 58.5 किसका द्रव्यमान आ जाएगा, NaCl का। H2O का निकालोगे, H का 2 गुना प्लस ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया दोस्तों, 18। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का निकालना हो तो आप क्या करोगे, सोडियम दो बार है तो 2 × 23 प्लस कार्बन का है 1 बार 12 होता है, ऑक्सीजन का है 3 बार 16 होता है, तो 23 दूनी 46 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 थी 48। ले आओ भैया, ठीक है। तो 46 प्लस 12 प्लस 48 जब आप करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 और 6 12 और 2 14 और 2 16, 1 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, 106 आ जाएगा Na2CO3 का परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक का क्या ज्ञात कर सकते हो, परमाणु द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों H2SO4, H2SO4 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद भी रख लेना है आपको। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमको तो क्या प्रैक्टिस है कंटिन्यू केमिस्ट्री की, तो इनका तो पता है कि 98 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर का होता है 32, तो 1 बार ही आ रहा है सल्फर। ऑक्सीजन 4 बार आ रहा है तो 16 × 4 = 64 हो जाएगा। अब जोड़ लो इसको, 2 32 और 64, बताओ कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 2 12, 12 की 2 1 बच्चा, 6 और 1 7 8 9 10, 102 थोड़ी आएगा यार,
सल्फर का 16 दूनी 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 चौके 64 और 32 और 2 4 2 6 और 2 8, जोड़ने में गलती कर रहे थे ना, 4 2 6 और 2 8 और 6 3 9, 98 आएगा H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मान लो कोई आपसे HCl का पूछ ले तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 आ जाएगा 36.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी फॉर्मूला का क्या निकाल सकते हो, परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, इस प्रकार से जो अपन निकालते हैं दोस्तों, इसको फॉर्मूला मास भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? फॉर्मूला मास भी कह सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से और आगे, बात करते हैं केमिस्ट्री के रीढ़ की हड्डी की, जिसको बोलते हैं मोल कंसेप्ट, यानी कि मोल अवधारणा। अब मोल अवधारणा क्या है दोस्तों, या मोल कंसेप्ट क्या है? एक तो बात यह है कि दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर जब भी न्यूमेरिकल की बात आएगी तो आपको मोल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, मोलर मास क्या होता है और मोल कंसेप्ट, चीज़ें दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों ही काम की हैं। डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके। दोस्तों बात करते हैं किसकी? मोल कंसेप्ट की। दोस्तों बात है कब की? 1869 की। 1896 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे, नाम था उनका ओस्टवाल्ड, जिसको अपन कहते हैं ओस्टवाल्ड। इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक मोल कंसेप्ट दिया, यानी कि मोल अवधारणा दी। इन्होंने क्या बताया कि जैसे आप लोगों एक किलोग्राम में 1000 ग्राम निश्चित रखते हो, वैसे ही एक पदार्थ के किसी भी ग्राम्स में या किसी भी कोई ऐसी यूनिट ले ले जिसके अंदर उसके नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हो, बराबर हो, तो उसको उन्होंने क्या बोला? मोल बोला। अब बात करते हैं 1906 में उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 जो है ना, उसका एटॉमिक मास ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? एटॉमिक मास। किससे ज्ञात किया? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। हालांकि ये कुछ आपको याद नहीं करना। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से उन्होंने जब कार्बन का एटॉमिक मास ज्ञात किया तो उनके पास आया इसका मास 1.99264, है ना। अब इसको कार्बन 12 के बेस पे जब निकाला तो कितना आया? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। ठीक है, तो एक्चुअल में जब अपन ने कार्बन के आधार पर मोल ज्ञात करना सीखे थे, थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन 12 जो है उसका 1/12वां भाग, उसका कितना भाग? 1/12वां भाग, उसको अपन ने क्या बोला था? आणविक द्रव्यमान बोला था। तो ऐसे ही जब कार्बन की खुद की ही बात करते हैं तो कार्बन 12 का भार कितना होता है? 12 ही होता है। और कार्बन 12 का स्पेक्ट्रोस्कोपी से भार कितना आया था? 1.994268। जब डिवाइड किया तो आया 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 एटम्स पर मोल। यानी कि ये हो गया किसी भी परमाणु का अगर 1 मोल है, किसी भी तत्व का अगर कितना मोल है? 1 मोल है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वो होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 एटम्स। ठीक है, और ये जो नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 दोस्तों, इसको बोला उन्होंने क्या? आवोगाद्रो संख्या। क्या बोला इन्होंने? इसको बोला आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया? Na से। किससे रिप्रेजेंट किया? Na से। ये आपको ध्यान रखना है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार पूछता है आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो आपको ऑरली याद रखना है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻22 मोल्स। ठीक है, अब बात करें किसकी? जब अपन ने मोल पढ़ लिए, मोल क्या होते हैं आपको ये पता चल गया, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी परमाणु अगर 1 मोल है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? या मैं ऐसे कहूं, जैसे मान लो 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या, तो दोस्तों कितनी होगी? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मोल्स, सॉरी एटम्स। ठीक है, 1 मोल अगर सोडियम है तो उसमें परमाणुओं की संख्या भी इतनी ही होगी,
मतलब अगर एक मोल अगर भाटे भी है ना, तो एक मोल भाटों के अंदर भी मोल की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगी। ठीक है, कोई आपसे ये कहे ना अगर कि मेरे सर में एक मोल बाल है, हालांकि है नहीं, सब चले गए ऊपर से ही है ना, मान लो एक मोल बाल है मेरे सर में, तो उसमें कितने बालों की संख्या है, तो आप कहोगे अवोगाद्रो संख्या के बराबर है, क्योंकि एक मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस पड़ेंगे, जैसे कि ग्राम द्रव्यमान को मोल में बदलना। किसको बदलना दोस्तों? ग्राम द्रव्यमान को मोल में बदलना। अब कैसे? एक्चुअल में मोल बराबर होता है ग्राम द्रव्यमान बटे अणुभार। देखो, जब अवोगाद्रो जी ने मोल की संख्या ज्ञात करी तो अपन ने क्या लिखा था वहां पे? 12 बटे कितना लिखा था अपन ने? 1.992648। 12/1.99 कितना लिखा था? 1.992648। एक्चुअल में दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ भी इसी की है। कैसे है? कार्बन 12 जो है ना, उसके एक कार्बन में कितना ग्राम द्रव्यमान होता है? 12। और उसका अणुभार जब उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्ञात किया था तो कितना आया था? 1.992648। तो वहाँ से अवोगाद्रो संख्या मिल गई थी। और अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या किसी भी अगर आपको परमाणु की निकालनी हो या अणु की निकालनी हो तो क्या होगी? ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि 12 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या कितनी होगी? तो कैसे करेंगे दोस्तों? मोल बराबर क्या बताया मैंने आपको? ग्राम द्रव्यमान बटे अणुभार। तो ग्राम द्रव्यमान तो कितना दे रखा है? कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, दिया गया ग्राम में भार बटे अणुभार। और मोल को n से लिखते हैं और स्मॉल n अपॉन m। यहां पर स्मॉल n क्या है दोस्तों? सॉरी, स्मॉल m अपॉन m। m है दिया गया भार और ये m क्या है? इसका अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। तो दिया गया भार तो कितना है? 12। और कार्बन 12 का अणुभार कितना होता है? 12। यानी कि इसमें कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। और एग्जांपल्स की बात करें दोस्तों, मान लो कोई आपसे पूछ ले 1 मोल या सॉरी 12, आप ऐसे करो, अरे चल जा रे, आपको मान लो क्वेश्चन आ गया 200 में से 4 करें तो 196 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताओ। किसकी संख्या बताओ दोस्तों? मोलों की संख्या बताओ। तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? दिया गया भार तो कितना? n कैसे होता है? दिया मतलब n मतलब मोलों की संख्या। दिया गया भार कितना है? 196। और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान आपको बता रखा है मैंने, कितना होता है? 98। कैसे आता है 98 दोस्तों? 98 ऐसे आता है कि ये जो H2SO4 है ना, सल्फर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 32, और सॉरी सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौके 64, जोड़ोगे तो आपके पास 98 आएगा। मैंने वहीं से 98 लिया है, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। तो इसमें कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको, अच्छा और एग्जाम्पल की बात कर ले, मान लो आपसे कोई पूछ ले 71 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या, तो कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों? NaCl का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है। मुझे कैसे पता कि 35.5 होता है? Na का होता है 23, Na का कितना होता है? 23, और Cl का कितना होता है? 35.5 नहीं है, ज़्यादा आएगा इसमें।
Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो कितना हो गया दोस्तों 0.5, 5 और 3 8, 3 2 5, 58.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करो 71 मत लो, है ना, आप ले लो 23.4 ग्राम ले लो, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, दिया गया भार कितना है 23.40 बटे 58.5। ठीक है, इसको जब आप काटोगे पीटोगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही मान लो और क्वेश्चन ले लें, अगर अपन कोई आपसे पूछ ले 180 या 360 ले लो, 360 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या। तो दोस्तों जल का जो अणुभार होता है H2O, इसका अणुभार होता है 18। कैसे, 2 हाइड्रोजन के और 16 ऑक्सीजन के, 18 हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, M/M। ये ऊपर वाला M क्या होता है, दिया गया भार या फिर ग्राम मास, जो होता है अपने पास 360, और अपॉन वाला M कैपिटल M मतलब मोलर मास, मोलिकुलर मास, जो 18 है। कितना आ जाएगा 20 मोल्स आ जाएंगे दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये जो मोल्स है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, और कितना बड़ा नंबर है उसका भी मैं आपको अभी एग्जाम्पल लूंगा और समझाऊंगा कि इतना बड़ा नंबर कैसे है। अब इसी फॉर्मूला के बेस पर आपको एक चीज और बताता हूं, दूसरा फॉर्मूला, मोल को ग्राम द्रव्यमान में बदलना। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया दोस्तों कि मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार, यानी कि N = होता है M/M। अब आपसे अगर मोल दे रखे हो, यानी कि N की वैल्यू दे रखे हो, और क्या पूछे उसका ग्राम में भार पूछे, यानी कि ये वाला वेट पूछे, कौन सा वाला, M का मान अगर आपसे पूछ ले, तो कैसे बताओगे दोस्तों। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, सर N तो दे रखा है ना, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो M = हो जाएगा दोस्तों कितना, N मल्टीप्लाई स्मॉल m निकालना है, इक्वल्स टू कैपिटल N मल्टीप्लाई कैपिटल M, यानी कि ग्राम द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आवोगाद्रो संख्या, या आवोगाद्रो मत लिखो, उसको मोल लिख लो, है ना, बराबर मोल गुणा अणुभार। ठीक है, अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, है ना। जैसे कि दोस्तों अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास, मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आ गया कि कार्बन के 12 मोलों में मोलों का ग्राम द्रव्यमान ज्ञात करो, ग्राम द्रव्यमान ज्ञात करो। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, कार्बन 12 के मोल, कार्बन के 12 मोलों का ग्राम द्रव्यमान। तो ग्राम द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ग्राम द्रव्यमान बराबर मोल कितने आपके पास 12 मोल है, और कार्बन 12 का अणुभार कितना होता है 12, तो इसका ग्राम द्रव्यमान कितना आ जाएगा 144 ग्राम, इसका ग्राम द्रव्यमान आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप एक फॉर्मूले से 2 चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट फॉर्मूला की। फॉर्मूला है कन्वर्जन है अपना मोलों की मात्रा को परमाणु की संख्या में बदलना, यानी कि मोलों की मात्रा को परमाणु की संख्या में बदलना। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है मोल, या मोलों की संख्या बोल सकते हो, गुणा आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, कैसे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो मोल गुणा आवोगाद्रो संख्या। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 15 मोल
में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 15 मोल आ रहा है ना यहाँ पे। 15 मोल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मोल तो कितना आ गया 15, और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर -23। ये किसकी संख्या आ जाएगी, ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। तो गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, 3 33, फिर 3 15 छिक्के 90, 90.330 गुणा 10 की घात -23 के आ जाएंगे, परमाणु आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, मोलों की मात्रा को परमाणु की संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो। आपसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया 6 ग्राम, ये ऐसे बोलो, कार्बन के 6 मोलों में कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे। तो कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, 6 मोल है और जब नंबर ऑफ परमाणु निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, मोलों की संख्या को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अवोगाद्रो संख्या से। 6.02322 मल्टीप्लाई 10 पावर -23 गुणा करो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 36, तो 3.6132 मल्टीप्लाई 10 पावर -23 के आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मल्टीप्लाई करने में। ये पॉइंट जो है ना दोस्तों यहाँ पे आएगा, मतलब 9.0 ये 0 है, 33 मल्टीप्लाई 10 पावर -23 एटम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपके पास मोलों की संख्या दी हुई हो और क्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या पूछे या परमाणु पूछे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो फॉर्मूला क्या लगाना आपको, दिया गया मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या। ये थोड़े से महत्वपूर्ण कन्वर्जन थे दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं किसकी, एक और चीज है, दिए गए परमाणु अथवा अणुओं की संख्या को मोलों में बदलना। पिछले वाले क्वेश्चन का ही रिवर्स है। पिछले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा था कि परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होती है दोस्तों, बराबर मोल या मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। अगर इसी को सिंबल की फॉर्म में लिखोगे ना, तो आप परमाणुओं की संख्या को कैसे लिखते हो, n से लिखोगे ना, स्मॉल n लिख दो या तो। n इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई Na। यहाँ पे n क्या है, परमाणुओं की संख्या, ये स्मॉल n है मोलों की संख्या, और Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या। तो क्या करेंगे, अब अगर आपको निकालना हो क्या, मोलों की संख्या निकालनी हो, यानी कि आपको n का मान निकालना हो, तो बन जाएगा कैपिटल N अपॉन Na, यानी कि मोलों की संख्या बराबर बन जाएगा क्या, परमाणुओं की संख्या और बटे में क्या आ जाएगा, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, मोलों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, एक आता है आपके पास मोलर द्रव्यमान हो गया, नया टॉपिक है दोस्तों बिल्कुल, जिसको बोलेंगे अपन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता। अब दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता, चश्मा आ गया मेरा जेन यार, चश्मा रह गया था यार। दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता की। सांद्रता का मतलब क्या होता है, पहले बेसिक मतलब समझो दोस्तों। सांद्रता का मतलब होता है कि दिए गए द्रव्यमान में या फिर दिए गए आयतन में जो निश्चित अनुपात में कोई चीज़ घुली हुई है या चीज़ उसमें प्रेजेंट है, उसकी संख्या को अपन क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या फिर सांद्रता। यानी कि आप ये समझो, जब भी कोई विलयन बनता है, क्या बनता है, जब भी कोई दोस्तों क्या बनता है, विलयन, तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय एक क्या होता है, विलायक। विलयन को मतलब बोलते हैं सॉल्यूशन, विलेय का मतलब होता है सॉल्यूट और विलायक मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलयन यानी कि विलेय प्लस विलायक। यानी कि किसी भी विलयन में जो विलेय और विलायक है उसका अमाउंट कितना है। एक्चुअल में विलेय का अमाउंट देखा जाता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आयतन प्रतिशत की। जब आपके पास विलेय और विलायक और विलयन तीनों किसमें हो, आयतन में हो, तो आयतन परसेंटेज को बोलते हैं दोस्तों परसेंटेज V/V, या फिर इसको V/V परसेंटेज भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, विलेय का भार या विलेय का आयतन, क्योंकि आयतन में बात करेंगे, विलेय का आयतन बटे में क्या आ जाएगा, विलेय प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो, विलेय को अगर अपन A बोले तो VA मतलब वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, या आप ऐसे भी बोल सकते हो VA अपॉन VS, यानी कि विलेय का भार विलेय का आयतन बटे सॉल्यूशन का आयतन यानी कि विलयन का आयतन। एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आपके पास क्वेश्चन है 25 लीटर जल में 5 लीटर अल्कोहल उपस्थित है, अल्कोहल उपस्थित है, तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ पे आयतन प्रतिशत की जगह आपको है ना सांद्रता भी बोल सकता है कि सांद्रता ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको विलयन का आयतन दे रखा है VS, कितना है 25 लीटर। आपको विलेय का आयतन दे रखा है VA यानी कि 5 लीटर। सिंपल सा फॉर्मूला बताया मैंने आपको, परसेंटेज V/V जब भी निकालना हो आपको तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, विलेय का आयतन यानी कि 5 लीटर बटे विलयन का आयतन यानी कि 25 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1/5 यानी कि 0.20% V/V। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके अगर पूछे, मान लो क्वेश्चन ये है कि 5 लीटर जल में 3 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। मिलाने पर या मिलाने के पश्चात सांद्रता ज्ञात करो, सांद्रता ज्ञात करो।
दोस्तों पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर यह है कि पिछले क्वेश्चन में आपको मिला हुआ था पहले से ही, इस क्वेश्चन में 5 लीटर के अंदर मिलाए जाएंगे। तो आप ये बताओ विलियन का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों? विलियन का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 लीटर हो जाएगा ना। अब तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज V/V बराबर विले का आयतन जो कितना है आपके पास 3 लीटर और विलियन का आयतन कितना है 8 लीटर। तो 3/8 परसेंटेज V/V कर लो, या इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 24 6 0.4 परसेंटेज V/V अप्रोक्स आ जाएगा।